Hello everyone. I hope you all are doing well. So again welcome you all to my YouTube channel Let's Do Biology. I know कि मैं आजकल बहुत कम वीडियो डाल रही हूँ अपने YouTube चैनल पर बिकॉज आजकल ना मैं अपनी लैब में इतना बिजी रहती हूँ कि इतना काम रहता है उधर कि टाइम ही नहीं मिल पाता YouTube का कुछ काम करने को या फिर एंड आई ऑल्सो नो कि मैं टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन आजकल नहीं डाल रही हूँ कोई भी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है सो दैट आप भी वहां पर एक्टिव नहीं रहते बिकॉज मैं भी वहां पे इतना एक्टिव नहीं रह पाती हूँ सो आई थॉट कि आपका गेट का एग्जाम आ रहा है तो मुझे कुछ ना कुछ आपके लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए तो आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेट के लेके आई हूँ जो कि मेनली लाइक बायोकेमिस्ट्री से माइक्रोबायो से जो हमारे लाइक सोल्व करने वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ठीक है मैथमेटिक्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेडली आते रहते हैं गेट में ठीक है तो इनको ध्यान से सुनना अगर ये कर लोगे तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास आप फेस करोगे एग्जाम में तो यू कैन इजिली सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो so myself Archana and I am research scholar at IISc Bangalore okay as you all know कि इस टाइम IISc Bangalore ही गेट एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है so without any delay or like tick tick I will start my video now ठीक है so first I will show you all the questions then one by one I will try to solve those questions so that आपको भी समझ आ जाए अगर मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चंस दिखाऊंगी सारे तो अगर उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हो तो अपने आप से पहले सोल्व करो अगर नहीं कर पा रहे हो देन उनका सोल्यूशन देख ठीक है जितना अच्छे से मेरे से हो पाएगा उतना मैं ट्राई करती हूँ अगर और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है फिर भी क्वेश्चंस में तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के में और भी मैंने गेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हो ठीक है सो मोस्टली मैं सॉरी इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चंस इनसे ही रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं और कुछ फॉर्मूले मैं ग्रुप में भी टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगी जिससे जो कि मैंने अपने टाइम पे लिखे थे बुक में और आपके भी काम आएंगे वो ठीक है तो ये क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ठीक है सो वन बाय वन देखते हैं इन क्वेश्चंस को देखने में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है एक बार आप अगर इनको देखोगे अभी मैं जो सोल्व कराऊंगी तो बहुत इजीली देखना सोल्व हो जाएंगे ठीक है तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ठीक है ये जो है ये है माइक्रोबायो से द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज 30 मिनट is 30 मिनट फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर द इनिशियली तो हमको जनरेशन टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 30 मिनट ठीक है जनरेशन टाइम 30 मिनट दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिले आप गेट पीवाईक्यू का बुक देखोगे ना आई एम होपिंग कि अभी तक आपने गेट की पीवाईक्यू बुक जो है वो सोल्व कर ली होगी और नहीं की हो तो जितना हो सकता है अब बस उसी को सोल्व करो इस टाइम पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जितना आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका प्रैक्टिस भी अच्छी होगी जिससे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आप फेस करोगे या फिर कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम क्या टेक्निक फॉलो करनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है जनरेशन टाइम जो है वो 30 मिनट है ठीक है फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर द इनिशियली number of bacteria required to reach a number of 10 to the power 9 in 2 hours is यहाँ पे हमें जनरेशन टाइम दिया हुआ है ठीक है और हमें क्या दिया हुआ है कि इनिशियली जो नंबर ऑफ ओके द इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड टू रीच ओके हमें बताना है इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे कि वो फाइनली 10 टू द पावर 9 में हो गए 2 घंटे में 2 घंटे में जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो 10 टू द पावर 9 में पहुंच गए ठीक है तो हमें बताना है वो पहले कितने थे कि 2 घंटे में 10 टू द पावर 9 में पहुंच गए और उनका जो जनरेशन टाइम था मतलब जो डबलिंग टाइम था कि इतने टाइम में वो डबल हो जा रहे थे वो था 30 मिनट्स ठीक है तो अभी आपको मैं इसका सोल्यूशन दिखा ठीक है तो ये है सॉल्यूशन इसको हम कैसे लगाएंगे यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं मेनली
इन फॉर्मूलों को लिख के रख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, नॉर्मली इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, एक और बताऊंगी मैं इसी में, उसको भी लिख लेना। एक तो होता है हमारा जनरेशन टाइम इज इक्वल टू टाइम जो हमें दिया हुआ होता है, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है 2 आवर्स, तो ये टाइम, ठीक है, और नंबर ऑफ जनरेशन, कितना नंबर ऑफ जनरेशन होगा। लेकिन हमें ये फॉर्मूला है, दूसरा होता है एन। एन जो है वो हमारा फाइनली कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गया, और ये है एन नोट या फिर एन जीरो, जो भी आप बोलो। ये है इनिशियली कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया था, मल्टीप्लाई 2 टू द पावर एन। दिस एन इज नंबर ऑफ जनरेशन। तो इन दो फॉर्मूलों में से हमें कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, और इन दोनों के यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लाइक लगा लो, अभी हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, जनरेशन टाइम भी दिया हुआ है, और ये टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये नंबर ऑफ जनरेशन, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज हो रही है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है एन, और फाइनली जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो भी है हमारे पास, हमें निकालना है इनिशियली। तो ये जो एन जीरो है, ये तो बता रहा है कि जीरो टाइम पे कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे, तो हमें यही निकालना है। अब देखो, एन निकाल लेंगे यहाँ से, जो भी वैल्यू दोनों हमें दी हुई है, और फिर यहाँ पे ये एन ऊपर वाले फॉर्मूले से निकल गया। अब इस एन जीरो को भी निकाल लेंगे, जो कि हमें पूछा ही हुआ था। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली हमें ब्रैकेट में दिया हुआ होता है कि हमें कितनी डेसिमल वैल्यू तक बतानी है, उतनी, दो दी हुई हो, एक दी हुई हो, तीन दी हुई हो, उतना ही सोल्व करके हमें फिल करना होता है। यहाँ पे हमें आंसर में पहले से ही दिया हुआ है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, तो आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 7, पहले दिया हुआ है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, लिखना भी मत, आंसर गलत हो जाएगा। जो हमसे पूछा है सिर्फ हम वही लिखेंगे, यहाँ पे हमसे सिर्फ ये आंसर पूछा है, तो सिर्फ यही लिखना। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। बस ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, फर्स्ट फॉर्मूला एंड देन दिस इज द सेकंड वन। इसी को अगर मैं इसके आगे log लगा दूं, सारी वैल्यू के आगे, लाइक log n इक्वल्स टू log n जीरो मल्टीप्लाई log 2 टू द पावर n, तो यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, स्मॉल n विच इज नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है, इक्वल्स टू 3.3। इससे भी डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं गेट एग्जाम में जो डायरेक्ट सोल्व होता है, हो जाते हैं। ठीक है, 3.3 लोग, और फॉर्मूले जो कुछ सारे क्वेश्चन में नहीं ला पाई हूँ, तो जो फॉर्मूले बचे होंगे उनको मैं ग्रुप में भेज दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, लोग एन डिवाइड बाय एन नॉट, तो एक ये फॉर्मूला भी होता है, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड, इन्हीं से हम सोल्व कर सकते हैं, लाइक अगर मैं लोग लगा दूंगी तो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी सेकंड pKa ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज 6.8, हमें दे रखा है pKa वैल्यू। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ Na2HPO4 to NaH2PO4 रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन। अब देखो, इसमें ये आगे पढ़ते हैं, पहले रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए बफर ऑफ 7.0 इज, हमें बताना है दिस बाय दिस, इनका रेशियो बताना है। ठीक है, हमारे पास पीएच दिया हुआ है, पीके दिया हुआ है, ठीक है, पीके है, पीएच है। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, उस इक्वेशन के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, और ये बायोकेमिस्ट्री में भी मिलेंगे, तो याद रखना वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये देखो, अभी मैं इसमें बताती हूँ क्या क्या कैसे कैसे। इसमें देखो, अब मैंने यहाँ पे, ये होता है हमारी हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, pH इक्वल्स टू pK प्लस log ऑफ सोल्ट बाय एसिड, जो ये B है ये है सोल्ट बाय एसिड। सोल्ट और एसिड, एसिड तो वही होगा जिसमें H ज्यादा होता है, तो यहाँ पे देखो हमारा H2 है, तो ये तो ऑब्वियसली है एसिड, एंड दिस इज Na, दो सोडियम है, तो ये हमारा होगा सोल्ट, ये सोल्ट है, एंड दिस इज एसिड, तो हमें
सोल्ट बाय एसिड का रेशियो निकालना है यहाँ पे, और इस इक्वेशन से हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल वी डू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम आसानी से निकाल सकते हैं ना बी बाय ए को, ठीक है, क्योंकि बी हमारे पास सॉल्ट है और ए एसिड है, और यहाँ पे हमें पता ही है ये सॉल्ट है और ये एसिड है, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट जैसे आपके पास पीके भी दे रखा है पीएच भी दे रखा है, तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, और log बी बाय ए वो निकल जाएगा। अब log है इस तरफ आके एंटी log हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी हमसे पूछा था बी बाय ए, इस दिस बाय दिस का रेशियो ये निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपके पास डायरेक्टली ये बी बाय ए नहीं होता, जिसमें से आपको क्या होता है कि जैसे पीएच दे दिया या फिर पीके दे दिया और एक चीज पूछेंगे, और इनमें से ये क्या है, अल्टीमेटली आपके पास मोल है, तो आपके पास क्या होगा, गिवन मास होगा और उसका मोलिकुलर वेट होगा, तो उसका यूज करके गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ये आपके पास आ जाएगा बी, मतलब सोल्ट जितना है, और ऐसे ही आप एसिड भी निकाल लोगे, और ये वैल्यू पुट करके आप इससे पीएच या पीके आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हुए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का कि इसको वैसे भी हम सोल्व कर सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू दे, और अगर नहीं डायरेक्ट दे, आपको मास और मोलर वेट दे दे, तो भी हम इनको निकाल के सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, ये हमारा है माइकलिस मेंटन इक्वेशन का, जो कि हमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में, गेट के एग्जाम में। एन एंजाइम ओबेइंग एमएम काइनेटिक शोज द रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ 10 माइक्रोमोल पर मिनट व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू केएम, ठीक है। हमें यहाँ पे दे दिया द वीमैक्स फॉर दिस इक्वेशन। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा हूँ, आप लिख लो अपनी माइकलिस मेंटन इक्वेशन, जो कि हमारी ये वाली है, और उसमें से क्या होता है आपके पास, मोस्टली मोस्टली क्या ऐसा ही होगा कि सारी वैल्यू दी होंगी, बस एक वैल्यू नहीं दी होंगी, और वही आपसे पूछेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 माइक्रोमोल रिएक्शन वेलोसिटी, मतलब V0 और V0 ये दे रखा है, Vmax हमसे पूछा है, ये हमें बताना है, सबस्ट्रेट दे दिया हमें इक्वल्स टू Km, ठीक है। तो सबस्ट्रेट अगर इक्वल है Km के, तो हम Km को ऐसे लिख सकते हैं S प्लस एस 2s, तो S कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 इधर है ये V0 के पास जाके Vmax 2 V0 हो जाएगा, एंड V0 की वैल्यू हमें दे रखी है रिएक्शन वेलोसिटी की 10, हमारे पास Vmax आ जाएगा माइक्रोमोल पर मिनट, ठीक है। बहुत इजी होता है, बस इस इक्वेशन को याद रखना, ये नहीं है कि इजी है तो हो सकता है आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए अच्छे से याद रखना, ठीक है। ओके, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 250 microliter of bacteriophage stock containing 18 to 10 to the power 8 phase per ml is added to 500, ये यहाँ पे मैं माइक्रोलीटर लगाना भूल गई। ओह, सॉरी, ओके, यहाँ पे ये होगा माइक्रोलीटर, ठीक है, ऑफ ए कोलाई कल्चर कंटेनिंग दिस मच फास्ट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन इज, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन का नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाज यूज्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ होस्ट सेल्स। क्या होता है, कभी कभी हमें ये वैल्यू डायरेक्ट दी होती है नंबर की, और कभी कभी हमें नंबर निकालना होता है, नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती, तो इस तरीके से इनको सोल्व करो कि कोई यूनिट ना आए आपके पास लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दे रखे फाज पर एमएल, यहाँ पे दे रखा है माइक्रोलीटर, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फाज पर एमएल को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी उस माइक्रोलीटर से, इस माइक्रोलीटर को मुझे बनाना पड़ेगा एमएल में, तो ये हो जाएगा 0.5। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस एमएल में ही बनाऊंगी मैं इसको, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा फाज, ये कैंसिल, अब नीचे भी ऐसे ही होगा, फाज पर एमएल मल्टीप्लाई माइक्रोलीटर, तो वहां पे भी एमएल कैंसिल हो जाएगा और वहां पे भी बचेगा फाज, अब फाज से फाज कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एमओआई होता है यूनिटलेस, ठीक है। इस तरीके से 8 इंटू टेन टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइड बाय 4 इंटू टेन टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 0.5, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है।
ये आपका पाथफाइंडर बुक में डायरेक्ट दे रखा है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ए 100 माइक्रोलीटर एलिकोट 10 टू द पावर -4 डाइल्यूशन। डाइल्यूशन होता है एलिकोट। एलिकोट क्या होता है कि हमारे पास एक स्टोक सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम कुछ अमाउंट लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिकोट। ठीक है, तो हमने लिया है 100 माइक्रोलीटर एलिकोट और उसका 10 टू द पावर -4 डाइल्यूशन किया। एक होता है डाइल्यूशन, एक होता है डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन को ही जब हम मतलब उसका अपोजिट 10 टू द पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा डाइल्यूशन फैक्टर इसका। ठीक है, ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर प्लेटेड ऑन द न्यूट्रिएंट अगार गेव 4 कॉलोनीज। जब हमने इसको प्लेट किया इतने एलिकोट को, यहाँ से हमें 4 कॉलोनी मिली। तो अब हमें बताना है द बैक्टीरियल स्टॉक कंसंट्रेशन, कि जहां से हमने एलिकोट लिया उसका कंसंट्रेशन कितना था, जो कि हमें बताना है मिलियन सेल्स पर एमएल। तो इसको हम डायरेक्टली, एक बार ध्यान से आप ये देखना कि इसकी यूनिट क्या दे रखी है। एक बार अगर आपने यूनिट देख ली ना तो उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पर एमएल। वो कैसे निकलेगा, हमारे पास कितना कॉलोनी है पर प्लेट। ठीक है, पर प्लेट में 4 कॉलोनी है और हमने उसको कितना डाइल्यूट, मतलब कितना हमने उसका स्टॉक का वॉल्यूम लिया पर वॉल्यूम, तो वो हमने लिया है माइक्रोलीटर में, एमएल में बनाएंगे 0.1। और उसका डाइल्यूशन फैक्टर कितना था। ठीक है, अगर डाइल्यूशन लिखना होगा तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तब जो आएगा वो हमारा आएगा 0.4 इंटू 10⁶। यहाँ पे हमसे पूछा है मिलियन में, तो हम इसको 10⁶ को हटा देंगे, आंसर बचेगा हमारे पास 0.4। इसलिए ध्यान से लिखना जब भी आप यहाँ पे आंसर लिखते हो, 0.4 इंटू 10⁶ नहीं लिखना, 0.4 लिखना है। ओके, आंसर लिखते टाइम ध्यान रखना है पूरा क्वेश्चन सोल्व करके अगर आप गलत लिख दोगे तो आपके सारे नंबर चले जाएंगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्क नहीं होती है, बट स्टिल इतना मेहनत कर रहे हो तो आपको नंबर तो मिलने चाहिए, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर गिवन ए 0.1 मोलर solution of glucose stock solution required to make this much glucose solution ml। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं लेकिन आते हैं हर टाइप के क्वेश्चन में। हमारे पास क्या होता है, एक होता है स्टॉक सॉल्यूशन, एक होता है वर्किंग सॉल्यूशन। स्टॉक होता है जो हमारे पास नॉर्मली रखा होता है, उससे हम एक अपना वर्किंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारे पास 0.1 मोलर स्टोक सॉल्यूशन है, इसको यूज करके हम इतना बनाएंगे ग्लूकोज। तो हमें बताना है इसमें से कितना वॉल्यूम ले कि हम इतना बना सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट m1v1 इक्वल्स टू m2v2 लगा दो। 4 में से 3 वैल्यू दी होगी, बस एक निकालना होता है। यहाँ पे हमारा ये होता है स्टोक के लिए, ये हम मान लेते हैं वर्किंग के लिए। स्टोक का m1 पता है, वर्किंग का m पता है, वर्किंग का वॉल्यूम भी पता है, बस स्टोक का वॉल्यूम निकाल लेंगे कि हम इतना वॉल्यूम ग्लूकोज स्टोक का लेंगे तो हमारे पास इतना वर्किंग बन जाए। ठीक है, ये फिर से हमारे पास का आ गया। एन एंजाइम दैट फॉलोज काइनेटिक्स। जब भी इसका मिले डायरेक्ट पहले तो आप अपना इक्वेशन ये लिख लेना, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होता ही है। कैटेलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ 35 माइक्रोमोलर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें सबस्ट्रेट दे रखा है, रिएक्शन वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है, और Km भी दे रखा है, बट Vmax नहीं है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का यूज किया, Vmax निकाल लिया क्योंकि सब कुछ दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है, एक और वैल्यू एक्स्ट्रा है हमारे पास Kcat। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे हमसे पूछे अमाउंट ऑफ एंजाइम कितना होगा, तो एक हमारे पास फॉर्मूला आता है वी मैक्स इज के कैट ईटी या फिर के टू ईटी। तो इससे हम एंजाइम निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम, क्योंकि हमने वी मैक्स इस वाली इक्वेशन से निकाल लिया, के कैट हमारे पास है ही, तो ईटी हमारे पास आ जाएगा। इसका यूनिट का हमेशा ध्यान रखना कि किस में पूछा है। हमारे पास ये माइक्रो, क्योंकि माइक्रो में दिया हुआ है तो माइक्रोमोलर में निकलेगा, हम इसको नैनो में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो और एक और होता है हमारे पास होती है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी अगर आपको निकालनी हो तो वो होती है के कैट डिवाइड बाय के। ठीक है, ओके, देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इजी है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन का से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा, गेट बायोटेक में मिले, गेट आपको चाहे बायोकेमिस्ट्री में मिले या केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अच्छे से देखना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर concentration of biomolecules
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ठीक है पढ़ सकते हो, बट अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम हर एक एग्जाम में, एज यू नो कि टाइम लिमिटेड होता है, तो ज्यादा फालतू की इंफॉर्मेशन पे ज्यादा ध्यान मत देना। जो काम की चीज है उस पे ध्यान देना, ठीक है। इफ द एक्स्ट्रा सेलुलर concentration of biomolecule is this much and intracellular is this, तो हमें निकालना यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। आउटसाइड टू द इनसाइड, वो तो वैसे ही होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ये वाला, ठीक है। इसको याद रखना, चाहे कैसे भी याद रखो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल जी इज 2.303 आर टी log C2 बाई C1। जो C2 होता है, C1 होता है आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंसेंट्रेशन, C2 होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर C2.5 C1.005, ठीक है। अब जो ये 2.303 RT है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको याद कर सकते हो डायरेक्ट, इसको सोल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछे आंसर किलो कैलोरी पर मोल, तो इसको डायरेक्ट सोल्व करना 13 लिख के। अगर यहाँ पे पूछे किलो जूल पर मोल, तो आप करोगे 5.7, ठीक है। 13 एंड 5.7, यहाँ पे हमसे पूछा है किलो कैलोरी पर मोल, तो हम लेंगे 13 और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी में ही एक दो फॉर्मूले और होते हैं, ठीक है। डेल्टा जी इक्वल्स टू, मतलब जैसे वहां पे तो हमने लोग लगा दिया, अगर मैं लोग ना लगाऊं तो ये होता है हमारे पास आर टी एल एन के, ठीक है। इसी को सॉल्व करके हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है। और इसमें एक और होता है, डेल जी इज इक्वल्स टू आर टी एल एन के, ठीक है। आर टी एल एन के प्लस में जड़ विच इज चार्ज, एफ विच इज फेराडे कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेन, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी होता है, इनको याद रखना, कोई भी लग सकता है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, एंजाइम प्रिपरेशन हैज एक्टिविटी ऑफ 2 यूनिट्स पर 20 माइक्रोलीटर एंड द प्रोटीन कंसंट्रेशन 0.4 mg पर ml। द स्पेसिफिक एक्टिविटी, देखो यहाँ पे भी हमें यूनिट दे रखी है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस यूनिट बना दो इन सबको कैसे भी कैलकुलेट करके, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने नहीं भी आते तो भी आप यूनिट से सोल्व कर सकते हो, और 99% वो सही आएगा, ठीक है। अगर आपने यूनिट करेक्ट को ठीक से लाने में गलती नहीं की होगी तो। स्पेसिफिक यूनिट ऑफ दिस एंजाइम विल बी, तो हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक यूनिट इज यूनिट पर mg, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, यूनिट पर ml, 2 यूनिट पर ml। इस माइक्रोलीटर को मुझे ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो ml में है, ओके। या तो इसको माइक्रोलीटर में करो या फिर इसको ml में करो। अब इसको ml में चेंज करना इजी है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3, ओके। 20 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन mg पर ml, mg नीचे, ठीक है, ऊपर ml, और जो मैंने ये 0.20 था, ये भी हमने ml में बना लिया, राइट। और जो 2 दिया हुआ है ये है हमारा यूनिट, तो देखो ml ml कैंसिल हो गया, बचा क्या, यूनिट, यूनिट पर mg, जो कि हमारा स्पेसिफिक एक्टिविटी होता है, यूनिट पर mg आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सोल्व कर लेना इसको, ओके। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्या है, a purified oligomeric protein was analyzed by SDS phase under reducing non-reducing condition, this much ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिना काम किए, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे मेनली क्या देखना है, बेस्ड ऑन द डाटा अबाउट डिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट कॉन्स्टिट्यूट दिस प्रोटीन, ये हमारे पास एसडीएस पेज का एक का रिजल्ट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेन है ये है हमारी रिड्यूसिंग कंडीशन, रिड्यूसिंग कंडीशन मतलब कोई भी हमारे प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड जो भी कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट मीनली जो कनेक्टेड होंगे, जिससे जुड़े हुए होंगे, वो सब ब्रेक हो जाएंगे।
एक एक पॉलीपेप्टाइड के हमें अलग अलग बैंड मिल लेते हैं रिड्यूसिंग कंडीशन में, तो हमें रिड्यूसिंग कंडीशन से ही पता चलेगा हमारे पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो देखो, रिड्यूसिंग कंडीशन में हमें एक बैंड मिल रहा है 25 किलो डाल्टन और एक मिल रहा है 50 किलो डाल्टन, मतलब कि हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, इनके बीच में कोई बॉन्ड होगा लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि रिड्यूसिंग कंडीशन देने से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो टोटल वेट इसका कितना होगा 75। अब देखते हैं नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है। तो देखो, नॉन रिड्यूसिंग कंडीशन में इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूट पाया, इसलिए हमें एक बैंड मिला 75 किलो डाल्टन का। ओके, मतलब कि दो पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो इसका आंसर होगा दो, टू। ओके, so this was the last question. I hope you guys enjoying my this video and आपको जो क्वेश्चंस मैंने अभी तक समझाए सारे समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Guys, if you are liking my videos, then please hit the like button and please share my videos with your friends and subscribe my channel and also join YouTube, also join Telegram group. So bye bye. We'll meet you in next video. Till then, take care.